जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था की जो दृष्टि की बुक है उसको देख रहे थे, तो उसी को आज ये सेकंड पार्ट है। आज हम लोग देखेंगे आगे के क्वेश्चंस को। तो आइए स्टार्ट करते हैं आगे का क्वेश्चन। हम लोग देखने वाले हैं आर्थिक विकास की समझ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किसी भी राष्ट्र की औसत आय प्रति व्यक्ति की आय की गणना निम्नलिखित में से किस प्रकार की जा सकती है। ऑप्शन ए है, जिन व्यक्तियों की वार्षिक आय 1 लाख रुपए है उनकी कुल आय को कुल जनसंख्या से गुणा करके। दूसरा है ऑप्शन बी, देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर। तीसरा है देश सरकार द्वारा प्राप्त कुल कर की राशि को तीसरा है सरकार द्वारा प्राप्त कुल कर की राशि को कुल जनसंख्या से भाग देकर। चौथा है ऑप्शन डी, गरीबी रेखा से ऊपर के लोगों की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर। तो इसका जो राइट ऑप्शन बताया गया है वो है ऑप्शन नंबर बी, देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग करके जो है हम लोग प्रति व्यक्ति आय की गणना कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी वर्ष में प्रति 100 जीवित शिशुओं पर उसी वर्ष मृत शिशुओं की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। ऑप्शन बी है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 है, किसी क्षेत्र विशेष में एक वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या के अनुपात में एक वर्ष या उससे कम उम्र वाले मृत शिशुओं की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य कथन है। उपयुक्त कथन ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, और डी है ना तो एक ना तो दो। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि कथन 2 वाला सही बताया गया है कि किसी भी क्षेत्र विशेष में एक वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या के अनुपात में एक वर्ष या उससे कम उम्र वाले मृत शिशुओं की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम होती है। पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु। जो केरल है यहाँ पे शिशु मृत्यु दर सबसे कम होती है, और यहाँ पे जो लिंग अनुपात होता है ये भी मतलब बहुत ही कम अंतराल में देखा जाता है कि जहाँ पे पुरुषों और महिलाओं की संख्या जो है लगभग महिलाओं की संख्या ही अधिक रहती है वहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है। विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच, विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है इसके द्वारा जो है आपका मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव विकास के मापन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला पॉइंट बताया गया है, मानव विकास के मापन के संबंध में संसाधनों तक पहुंच को कार्यशक्ति के संदर्भ में मापा जाता है। दूसरा पॉइंट है, मानव विकास रिपोर्ट विभिन्न देशों के संदर्भ में उनकी रैंकिंग, शैक्षिक स्तर, लोगों के स्वास्थ्य स्थिति तथा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर तय करती है। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है। फिर इसमें ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, डी है ना तो एक ना तो दो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, यानी कि दोनों ही कथन इसमें सत्य दिए गए हैं, लेकिन इसमें पूछा गया है कि सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड हो सकता है। नंबर 1 साक्षरता दर, नंबर 2 शिशु मृत्यु दर, सी है प्रति व्यक्ति आय और डी है सकल घरेलू उत्पाद। तो जो प्रति व्यक्ति आय होती है ये किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जिस क्षेत्र में किसी वस्तु का उत्पादन सीधा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किया जाता है उसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। दूसरा है, वे गतिविधियां जिनसे प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है उसे द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो इसमें जो है दोनों ही सही बातें हैं, यानी कि मैंने पिछले वाले पार्ट में भी आपको बताया था कि इसमें जो है 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र में किसी भी वस्तु का उत्पादन सीधे प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि कृषि में जो होता है प्राकृतिक रूप से सीधे कृषि का से हम लोग अनाज का उत्पादन करते हैं तो वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। द्वितीयक क्षेत्र में जैसे मैंने आपको बताया था पिछले वाले पार्ट में कि गेहूं को जो होता है पीस कर हम लोग आटा और मैदा बना देते हैं तो वो द्वितीयक क्षेत्र में आता है, इसलिए इसमें दोनों ही कथन सही हैं। फिर है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तृतीयक क्षेत्र में गतिविधियां उत्पादन प्रक्रिया के में सहयोग नहीं करती हैं बल्कि स्वतः ही वस्तुओं का उत्पादन करती हैं। द्वितीयक क्षेत्र में को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। आपको इसमें असत्य कथन बताना है। कथन 1 है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो जो है इसमें दोनों ही कथन असत्य हैं, इसलिए इसका सी वाला ये जो है सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताया गया है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा
कथन सकल घरेलू उत्पाद के सही तरीके की से व्याख्या करता है। किसी विशेष वर्ष में देश के करदाता नागरिकों द्वारा उत्पादित सभी मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, या किसी विशेष वर्ष में देश के नागरिक द्वारा देश के भीतर एवं बाहर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। सी है किसी विशेष वर्ष में देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। डी है किसी विशेष वर्ष में देश के गरीबी रेखा से ऊपर के नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी, किसी विशेष वर्ष में देश के भीतर सभी उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य जो होता है, ये सकल घरेलू उत्पाद का सही तरीके से व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। भारत में लोगों को सबसे अधिक रोजगार प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत प्राप्त होता है। भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का होता है। आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ए है केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी है ना तो एक ना तो दो। तो इसमें जो है दोनों ही कथन सत्य हैं। सबसे ज़्यादा जो लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में ही होता है, और जो सबसे ज़्यादा योगदान है वो तृतीयक क्षेत्र में रहता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। पहला है, विकसित देशों में की अर्थव्यवस्था में अधिकांश श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्र में ही नियोजित हैं। दूसरा पॉइंट है, प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा तृतीयक क्षेत्र का विकास उतना ही अधिक होगा। केवल एक सही है, केवल दो, एक और दो दोनों ही सही है, ना तो एक ना तो दो। तो इसमें भी आपको जो है एक और दो दोनों ही सही हैं, और दोनों ही बातें इसमें सही बताई गई हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्रों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। संगठित क्षेत्र के कर्मचारी को वेतन छुट्टी, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं है। फिर दूसरा है, संगठित क्षेत्र में वे उद्यम आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है। 3 है, संगठित क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करना होता है। आपको बताना है उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं। केवल एक, केवल दो और तीन, एक और तीन, एक दो तीन। तो 2 और 3 जो है इसमें सही कथन है, पहला वाला गलत है। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। असंगठित क्षेत्र के लिए कोई नियम एवं विनियम नहीं होते हैं। दूसरा ऑप्शन है, जहां रोजगार सुरक्षित नहीं होता है और श्रमिकों को बिना किसी कारण कार्य से हटाया जा सकता है। ठीक है। इसमें आपको बताना है कूट केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो जो दूसरा वाला है ये इसमें बिल्कुल सही है। यहाँ रोजगार सुरक्षित नहीं होता है, जहाँ श्रमिकों को बिना किसी कारण को बताए हुए उन्हें हटा दिया जाता है, इसलिए बताया गया है आपको। ये जो है अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र के संदर्भ में सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। भारत में कोई भी व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपयों की अदायगी को अस्वीकार कर सकता है। उपयुक्त कथन में से कौन से कथन सत्य हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो पहला इसमें जो है वो बिल्कुल सही है। जो आरबीआई है वो केंद्र सरकार की तरफ से ही करेंसी नोट जारी करता है। ठीक है। फिर है, मांग जमा के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। मांग जमा आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भांति कार्य करती है। लोगों को जिस खाते में से अपनी आवश्यकता के अनुसार धन निकालने की सुविधा उपलब्ध होती है उस खाते में जमा धन को मांग जमा कहा जाता है। आपको बताना है केवल एक सही है, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो इसमें एक और दो दोनों ही सही हैं। ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नज़र रखता है। ग्रामीण इलाकों में किसान एवं छोटे कर्जदार के कर्ज का सबसे ज़्यादा भाग औपचारिक क्षेत्र के द्वारा पूरा होता है। औपचारिक क्षेत्र ऋण के अंतर्गत बैंक एवं सहकारी समितियों के द्वारा दिया जाने वाला कर्ज है। आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। एक और तीन, केवल दो, एक और दो, उपयुक्त सभी। तो इसमें जो है एक और तीन जो है सही है, बाकी दो वाला कथन जो है इसमें सही नहीं है। फिर बताया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किन लोगों के द्वारा दिए गए कर्ज को अनौपचारिक क्षेत्र ऋण के अंतर्गत शामिल किया जाता है। मित्र को, व्यापारी, साहूकार, रिश्तेदार। आपको इसमें कूट दिए गए हैं 1 2 3, केवल 1, 2 3 4, 1 2 3 4। तो इसमें जो है सभी सही हैं। ठीक है।
ये जो हैं सभी लोग अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण के अंतर्गत ही आते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंपनियों के द्वारा मशीन, भवन, भूमि तथा अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहा जाता है। दूसरा है, जो कंपनी एक से अधिक देशों में उत्पादन कर स्वामित्व एवं नियंत्रण रखती है वह बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। इसमें केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो, तो एक और दो दोनों ही इसमें बातें सही बताई गई हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण वैश्वीकरण कहलाता है। सरकार द्वारा व्यापारिक गतिविधियों से अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जानी जाती है। इसमें केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो, तो इसमें भी दोनों ही बातें जो हैं वो सही हैं। मतलब अगर कोई भी जैसे विभिन्न देशों के बीच हम लोगों का संबंध होता है और उसी को आजकल वैश्वीकरण कहा जाता है, ठीक है। सरकार के द्वारा जो व्यापारिक गतिविधियों में अवरोध तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जानी जाती है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य है? विभिन्न देशों के बीच सीमा विवादों का निपटारा करना, विकासशील एवं गरीब देशों को विकास कार्यों हेतु आर्थिक सहायता देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का सरकारों के साथ विवाद का निपटारा करना। तो इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार करना, ये जो है विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता अधिकार के ऊपर है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 कोपरा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? इस अधिनियम में उपभोक्ताओं को उपभोक्ता अदालत में प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं दिया गया है। दूसरा पॉइंट है, इस अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता अदालत का गठन किया गया है। तीसरा है, इस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तरीय न्यायिक तंत्र की स्थापना की गई है। केवल एक सही है, केवल दो और तीन उपयुक्त सभी। तो इसमें जो है केवल एक कथन सही है, बाकी कोई भी कथन सही नहीं है। फिर है, सूचना का अधिकार कानून भारत में कब बना था? जो सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई पूछा गया है, तो आरटीआई 2005 में बनता है, ठीक है। उसके बावजूद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन से अधिकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत एक उपभोक्ता को प्रदान किए गए हैं? प्रतिनिधित्व का अधिकार, क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार, चयन का अधिकार, सूचना का अधिकार। तो इसमें जो है सभी कथन सही हैं बिल्कुल। गाइस, ये आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और इस पूरी श्रृंखला को आगे भी देखने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा एक अच्छा सा कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।